Hello students, welcome back to my channel Scientific Window. My name is Navdeep Kaur and we are studying chapter Life Process. हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसमें हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरा समझ लिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में जो एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर अपने लिक्विड सब्सटेंसेस डालते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या होते हैं? Glands are some structures or organs which secrete some chemical substances from them. ऐसे structures जो अपने अंदर से कुछ chemicals रिलीज करते हैं, कुछ liquid substance रिलीज करते हैं, ऐसे structures को बोला जाता है glands. Clear? Glands are of two types, exocrine glands and the endocrine glands. Now, what are exocrine glands? Exocrine glands are those glands which have some tube-like structures to carry their secretion to the target organ. कैसे? समझो. सपोज कीजिए कि ये कोई ग्लैंड है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बन रहे हैं, जो अपने अंदर से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा है. और इन केमिकल सब्सटेंस का एक्शन कहाँ होगा? किसी ना किसी और ऑर्गन पे तो इसका एक्शन होगा ही ना, तभी तो इसके अंदर वो बन रहे हैं. जो इनके अंदर केमिकल सब्सटेंस बन रहे हैं उनका कोई तो काम होगा, कहीं पर जाकर तो वो अपना एक्शन करेंगे. तो जिस ऑर्गन पर जाकर उसको अपना एक्शन करना होता है, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन. ये ग्लैंड है. ग्लैंड में से जो केमिकल्स सिक्रीट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनको एक्शन कहाँ करना है? टारगेट ऑर्गन. अब कैसे जाएंगे यहाँ तक? तो इनको ले जाने के लिए ग्लैंड्स में कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डक्ट्स. तो ऐसे ग्लैंड्स जिनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अपने सिक्रीशंस को कैरी करने के लिए टू द टारगेट ऑर्गन, उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्टेड ग्लैंड. डक्टेड ग्लैंड क्यों नाम दिया गया इसका है? बिकॉज दे हैव डक्ट्स. इनमें डक्ट्स हैं टू कैरी देयर सिक्रीशन टू द टारगेट ऑर्गन. क्लियर हो गया? ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे डक्टेड ग्लैंड्स? वाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टेड ग्लैंड्स? बिकॉज दे हैव duct like tube like structures to carry their secretion to the target organ. Clear हो गया? But on the other hand, endocrine glands are called ductless glands. Ductless glands, duct नहीं हैं, they do not have ducts to carry their secretion to target organ. तो फिर इनमें कैसे जो केमिकल सब्सटेंसेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बन रहे हैं वो कैसे जाएंगे टारगेट ऑर्गन्स तक? दे आर डायरेक्टली poured into the blood, directly mixed with the blood. सीधा ही ब्लड में डाल दिए जाते हैं और ब्लड जहाँ जहाँ पे भी जाएगा वहाँ वहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस पहुँच जाएंगे. लेकिन वो हर जगह अपना एक्शन नहीं करेंगे, एक्शन सिर्फ उस जगह पर ही करेंगे जिसके लिए वो बने हैं. दैट मीन्स दे एक्ट ओनली ऑन द टारगेट ऑर्गन्स. वो सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स पे ही एक्शन करते हैं. क्लियर हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्टेड ग्लैंड्स बिकॉज दे हैव डक्ट्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ductless glands because they do not have ducts to carry their secretion. Instead, they pour their secretion directly into the blood. Clear? Now, exocrine glands जो chemical substance अपने अंदर से रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं एंजाइम्स. क्या बोलते हैं?
enzymes. Enzymes are the catalyst which speed up the reaction. किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स. दे आर ऑल्सो नोन एज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, लेकिन दे डू नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. उस रिएक्शन में खर्च नहीं होते. वो रिएक्शन हो गई, एंजाइम फिर से मिल जाएगा. वही एंजाइम किसी और रिएक्शन को भी स्पीड अप कर सकता है. वही एंजाइम किसी तीसरी रिएक्शन को भी स्पीड अप कर सकता है. सो एंजाइम्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच एक्ट एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं. दे कैटलाइज द रिएक्शंस बट डू नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. खर्च नहीं होते, दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं. क्लियर हो गया. लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके सिक्रीशंस होते हैं हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स क्या हैं? दे आर केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स हैं. केमिकल मैसेंजर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं कि ये रिएक्शन हो, ये प्रोसेस हो. जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गई. ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, तभी हमारी बॉडी ग्रो करती है. एंड दे यूज्ड अप इन द रिएक्शन. खर्च हो जाते हैं. एक हार्मोन को दूसरी रिएक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो यही डिफरेंस है. एंजाइम कैटलिस्ट हैं, दे डू नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन. हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं विच ओनली स्टिमुलेट द रिएक्शन. जो रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और यूज्ड अप हो जाते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, खर्च हो जाते हैं और बनाने पड़ते हैं हॉर्मोन्स बॉडी को. ओके, क्लियर हो गया. सो दिस इज अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. अब हमें क्या पढ़ना है? हमारा टॉपिक क्या था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो ग्लैंड समझ में आ गए. अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो पूरे के पूरे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर. डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसे हैं? एक्सोक्राइन हैं, एक्सेप्ट द पैनक्रियाज. पैनक्रियाज को छोड़ के. अभी जब मैं पैनक्रियाज डिटेल में पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी कैसे. देयर आर 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. कितने हैं? 5 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जिनमें से जो पैनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, जबकि बाकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं दे ऑल आर एक्सोक्राइन इन नेचर. दे हैव डक्ट्स टू कैरी देयर एंजाइम्स टू द टारगेट ऑर्गन. कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ने हैं आपको? नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं माउथ में. नंबर 2 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्टमक में. नंबर 3 लिवर. नंबर 4 पैनक्रियाज. और नंबर 5 इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. ये सारे ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डालते हैं, क्योंकि फूड कहाँ पे प्रेजेंट है? फूड हमने माउथ से खाया था. माउथ से लेकर एनएस तक क्या है? एलिमेंट्री कैनाल. तो जो फूड एलिमेंट्री कैनाल में है, डाइजेशन भी तो फिर एलिमेंट्री कैनाल के ही अंदर होगा ना. तो ये सारे ग्लैंड्स अपने अपने सिक्रीशंस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डालते हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो सके. तो इन 5 ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है. 1 बाय 1 पढ़ते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स से. सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हैं? दे आर प्रेजेंट इन आवर माउथ. माउथ में प्रेजेंट है. ठीक है. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 पेयर्स हैं. नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड्स. नंबर 2 सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर. ठीक है. थर्ड है सब लिंगुअल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स की. पैरोटिड ग्लैंड्स क्या है बेटा?
जब आप अपने ईयर के इस साइड यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे प्रेस करोगे ना, तो आपको कुछ लिक्विड सब्सटेंस अपने माउथ में रिलीज होता फील होगा, आपको लगेगा कि माउथ में पानी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपने अंदर से लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड के लिक्विड का क्या नाम है? सलाइवा। ये तीनों क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवा, सलाइवा। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ईयर के पास। ओके, दूसरा है सब मैग्जिलरी। मैग्जिले, मैग्जिले किसको बोलते हैं हम? जॉस को, लोअर जॉस को। ठीक है, तो लोअर जॉस के पास यहाँ पर दोनों जगह लोअर जॉ के पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सब मैग्जिलरी। इसका एक और नाम है सब मैंडिबुलर। मैंडिबल्स भी क्योंकि हम जॉस को बोलते हैं इसलिए इसका नाम सब मैंडिबुलर भी है। क्लियर आ रहा है? नंबर 1 पैरोटिड जो कि प्रेजेंट है ईयर के पास। नंबर 2 सब मैग्जिलरी जो कि प्रेजेंट है बिलो द लोअर जॉ, लोअर जॉ के नीचे। तीसरा है सब लिंगुअल। लिंगुअल यहाँ पे इसका मतलब है टंग से, सब लिंगुअल यानी कि टंग के नीचे। जब आप अपनी टंग को फोल्ड करोगे ना, आज ही मिरर में जाके देखना, मिरर में जाके अपनी टंग को फोल्ड करना, तो जब आप अपनी टंग को ऐसे रोल करोगे ना तो उसमें ऐसे 2 ग्रीनिश ब्लू कलर की ऐसे लाइन सी दिखाई देंगी आपको टंग के नीचे। टंग को ऊपर वाले हार्ड पैलेट पे टच करो और तब आपको दिखाई देंगी 2 ग्रीनिश ब्लू कलर की 2 लाइन सी दिखाई देंगी। वो है थर्ड पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर नोन एज द सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल टंग के नीचे, सबलिंगुअल। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीनों पेयर्स पता लग गए कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। पैरोटिड ईयर के पास, सब मैग्जिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जॉ के नीचे, और सबलिंगुअल टंग के नीचे 2 ग्रीनिश ब्लू कलर की लाइंस सी प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में एक लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है सलाइवा। एक वाटरी सब्सटेंस है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा के अंदर, सलाइवा इज अ क्या है? एक वाटरी सब्सटेंस है जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वाटरी सब्सटेंस, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर। और इस एंजाइम का क्या काम है? ये एंजाइम डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट की मेनली कौन सी फॉर्म हम कंज्यूम करते हैं? स्टार्च कंज्यूम करते हैं, तो इसको हम स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च को ग्लूकोज में। तो माउथ में प्रेजेंट है ये सलाइवा और माउथ में ही स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाता है? माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। Now the second one is the gastric gland. Gastric glands are present in the inner lining of stomach. कहाँ present है? They are present in the inner lining of stomach. stomach की अंदर वाली लाइनिंग में प्रेजेंट है। कैसे? देखो, ये एक स्टमक है, ठीक है, और स्टमक की ऐसे अंदर वाली लाइनिंग्स में कुछ ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल से, गोले से राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब क्योंकि ग्लैंड्स हैं तो कोई लिक्विड सब्सटेंस तो सिक्रेट करेंगे ही, ठीक है, तो इनके लिक्विड सब्सटेंस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। And this gastric juice has 3 components. 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। नंबर 1 पेप्सिन, ठीक है, नंबर 2 HCl
एंड नंबर 3 म्यूकस। कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? पैप्सिन, HCl एंड द म्यूकस। तो सबसे पहले व्हाट इज पैप्सिन? पैप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है जो कि स्टमक में जो फूड प्रेजेंट है उसमें से प्रोटीन कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये हो गया पैप्सिन का काम। और पैप्सिन वर्क ओनली इन द एसिडिक मीडियम, सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। और वो एसिड कौन प्रोवाइड करेगा? यस, दिस इज द HCl। HCl इज व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासेस में इसका नाम, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस इन आवर स्टमक। ओके, इसके क्या फंक्शन हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जब हम माउथ से फूड खाते हैं तो इसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, तो उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने का काम कौन करता है? HCl। ठीक है, किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। नंबर 2, अब क्योंकि एसिड है तो ये एसिडिक मीडियम देगा, इसकी वजह से जो स्टमक का मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा और उसी एसिडिक मीडियम में काम करता है ये पैप्सिन। तो ये का फंक्शन क्या हो गया इसका? इट एक्टिवेट्स द पैप्सिन। क्या करता है ये? इट एक्टिवेट्स द पैप्सिन बाय प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? सबसे पहले किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। नंबर 2, इट एक्टिवेट्स द पैप्सिन। पैप्सिन कब काम करेगा? कब ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा? जब HCl होगा, क्योंकि HCl की वजह से ही एसिडिक मीडियम होगा और एसिडिक मीडियम में ही ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पैप्सिन काम करेगा। तो 2 फंक्शन हो गए HCl के। और HCl से आपको जैसे कभी आप ज़्यादा मसालेदार खा लेते हो, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, कहते हो जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, एसिडिटी हो जाती है। तो वो एसिडिटी किस वजह से है? क्योंकि HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है, तब एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर हमें बेसिक चीज़ें खानी पड़ती है। जैसे डाइजीन खाते हो आप, टैबलेट भी मिलती है, सिरप भी मिलता है डाइजीन का। तो उसमें क्या होता है? बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड वी रिलीफ आवरसेल्फ। ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें रिलीफ मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज द म्यूकस। म्यूकस एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि रिलीज होता है, जो कि प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। और ये म्यूकस का क्या काम है? अब देखो, ये एसिड है HCl, यहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इन्होंने एसिड सिक्रीट किया है ना, एसिड सिक्रीट कर दिया ये HCl, स्टमक में पूरा HCl हो गया। तो HCl तो एक एसिड है, इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा कोरोसिव। ये इरोड कर देगा इनर लाइनिंग को, खराब कर देगा, कोरोजन कर देगा उसका। तो उस कोरोजन से बचाने के लिए म्यूकस की एक लेयर बन जाती है इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में म्यूकस की एक लेयर बन जाती है जो कि एसिड के कोरोसिव इफेक्ट से स्टमक को बचाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो म्यूकस का फंक्शन क्या है? म्यूकस का फंक्शन है इट प्रिवेंट द इरोजन प्रिवेंट द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्लियर हो गए? गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन। पैप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम है? किल द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेशन ऑफ पैप्सिन। म्यूकस प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्लियर? नेक्स्ट इज द
liver. Liver is the largest digestive gland of human body. कैसा है ये? Largest digestive gland है, largest gland है. Approximately 1.2 to 1.5 किलोग्राम in weight. कितना वेट है अप्रॉक्सीमेटली इसका? 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम in an adult human being. ओके, समवट ट्रायंगुलर इन शेप होता है, से समवट ट्रायंगुलर इन शेप है, रेडिश ब्राउन इन कलर है. ओके, एंड पोजीशन कहाँ है इसकी? देखिए स्टमक के बिल्कुल सामने है ये. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि स्टमक इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, सो लिवर इज प्रेजेंट इन द अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ओके, कहाँ पे प्रेजेंट है लिवर? इट इज प्रेजेंट इन द अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, 2 लोब्स होते हैं लिवर के. दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस इज द राइट लोब. ठीक है, लेफ्ट लोब इज स्मॉलर एंड राइट लोब इज बिगर. राइट लोब इज बिगर, लेफ्ट लोब इज स्मॉलर. लिवर कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल शेप्ड सेल्स विच आर नोन एज द हिपैटिक सेल्स. इस तरह से देखिए, ये जो लिवर है इसकी ये हेक्सागोनल शेप्ड सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हिपैटिक सेल्स. हिपैटिक वर्ड जो है वो लिवर के लिए यूज़ किया जाता है, हिपैटिक सेल्स. ठीक है, ये हिपैटिक सेल्स अपने अंदर से एक लिक्विड सब्सटेंस को हमेशा ही प्रोड्यूस करती रहती हैं, सिक्रीट करती रहती हैं, एंड दैट लिक्विड सब्सटेंस इज नोन एज द बाइल जूस. स्टमक में आपने क्या पढ़ा था? गैस्ट्रिक जूस. माउथ में क्या पढ़ा था? सलाइवा. और लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस. तो पढ़ लेते हैं, बाइल जूस. क्या है ये बाइल जूस? इसको सिंपली बाइल भी कह देते हैं. बाइल इज अ ग्रीनिश येलो कलर्ड लिक्विड. greenish yellow colored liquid which is secreted from the hepatic cells of the liver all the time. हमेशा ही सिक्रीट करती रहती हैं हेपेटिक सेल्स बाइल जूस को. और ये बाइल जूस, क्योंकि हर टाइम बाइल जूस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाइल जूस की रिक्वायरमेंट तब होगी जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड होगा. जब हमने फूड खाया ही नहीं है तो अभी बाइल जूस की रिलीज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाइल जूस सिक्रीट हमेशा ही होता रहता है. तो वो हमेशा जब सिक्रीट होता रहता है तो वो स्टोर हो जाता है टेम्पररली इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट बिलो द लिवर. ये देखो, लिवर के नीचे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर कह लो या पियर शेप्ड स्ट्रक्चर कह लो, बहुत सारी बुक में अलग अलग शेप इसकी दी होती है, बैलून लाइक, पियर शेप्ड या पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि लिवर के नीचे इस तरह से लटक रहा होता है. इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर. ठीक है, तो ये जो बाइल जूस जो कि लिवर से, दोनों लोब से, लेफ्ट लोब से राइट लोब से बाइल जूस आ रहा है, वो कहाँ चला जाता है स्टोर होने के लिए? गॉल ब्लैडर में. सो व्हाट इज गॉल ब्लैडर एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? गॉल ब्लैडर इज अ पाउच लाइक, बैलून लाइक और पियर शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट बिलो द लिवर एंड इट स्टोर्स द बाइल जूस टेम्पररली. ओके, क्या करता है ये? बाइल जूस को स्टोर करता है. ठीक है, बट व्हेन बाइल जूस इज रिक्वायर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल, तब ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज हो जाता है. अब देखिए इनका डक्ट सिस्टम समझ लीजिए, कहाँ कहाँ से क्या क्या जाता है. देखिए लेफ्ट लोब से एक ट्यूब आ रही है, आपको दिख रही. ठीक है, ये लेफ्ट लोब की डक्ट है. क्योंकि लिवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसमें डक्ट्स तो होंगे ही अपने सिक्रीशंस को कैरी करने के लिए, अपने एंजाइम्स को दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो ये डक्ट जा रही है लेफ्ट लोब की.
तो क्योंकि लिवर हेपैटिक सेल से बना हुआ है तो लिवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेपैटिक वर्ड। तो लेफ्ट लोब से जो डक्ट आ रही है ये है लेफ्ट हेपैटिक डक्ट, राइट लोब से जो डक्ट आ रही है इसका बाइल जूस लेने के लिए ये है राइट हेपैटिक डक्ट। दोनों हेपैटिक डक्ट यहाँ पे ज्वाइन हो जाती हैं और ज्वाइन होकर एंटर कर जाती हैं गॉल ब्लैडर में। ठीक है, जब बाइल जूस को स्टोर करना है टेम्परेली, गॉल ब्लैडर में चली गई। लेकिन जब गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को नीचे आना है, एलिमेंट्री कैनाल में आना है फूड के डाइजेशन के लिए, तो गॉल ब्लैडर से नीचे, ये देखिए गॉल ब्लैडर से नीचे एक ट्यूब से यहाँ पे एंटर कर जाती है। अब देखो ये है हिपैटिक डक्ट जो नीचे आ रही है, ये वाली हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट है ना, ये हिपैटिक डक्ट आ रही है। और इधर से पेनक्रियाज भी, क्योंकि एक ग्लैंड है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, तो पेनक्रियाज से भी डक्ट आ रही है। तो दोनों मिल जाती हैं। ये जो है ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये एंटर करती है किसमें, दिस इज द सी शेप्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज नोन एज द ड्यूडिनम। इसके बारे में हमने एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा था ना। तो ये क्या है, ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम में दोनों डक्ट कॉमनली एंटर हो जाती हैं, इधर से पेनक्रियाज की डक्ट और इधर से ये हिपैटिक डक्ट। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये वाला छोटा सा पोर्शन है, ये कॉमन डक्ट है और इसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो क्योंकि लिवर से भी आ रही है, पेनक्रियाटिक क्योंकि पेनक्रियाज से भी आ रही है, तो दोनों यहाँ पे कॉमन बन जाती हैं और एंटर करती हैं ड्यूडिनम में। इधर से पेनक्रियाज के एंजाइम आ जाते हैं, इधर से बाइल जूस आ जाता है। तो ये कहलाती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो डक्ट सिस्टम समझ में आ गया, क्लियर। बैक टू द बाइल जूस। लिवर प्रोड्यूस द लिक्विड सब्सटेंस विच इज नोन एज द बाइल जूस। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बाइल जूस इज अ ग्रीनिश येलो कलर्ड लिक्विड विच डू नॉट हैव एनी एंजाइम। कोई एंजाइम होता ही नहीं है, एंजाइम नहीं है तो फूड को डाइजेस्ट कैसे करेंगे, क्या काम है इसका फिर, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये ग्रीनिश येलो कलर लिक्विड है। तो क्यों है ये ग्रीनिश येलो कलर, क्योंकि इसमें दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट, कलर के लिए पिगमेंट तो होंगे ही ना। तो पहला पिगमेंट होता है इसमें बाइलीरुबिन, जो कि येलो कलर्ड पिगमेंट है, बाइलीरुबिन। दूसरा पिगमेंट है बाइलीवर्डिन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाइलीरुबिन ये येलो कलर का पिगमेंट है जो इसको येलो कलर देता है। बाइलीवर्डिन ये है ग्रीन कलर का पिगमेंट एंड बाइलीवर्डिन इज एन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइलीरुबिन। ये बाइलीरुबिन की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ बाइलीरुबिन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। व्हाट इज बाइल? बाइल इज a greenish yellow colored liquid secreted from the hepatic cells of liver, stored temporarily in the gallbladder, has two pigments, bilirubin yellow color, biliverdin green color. Okay, and biliverdin is the oxidized form of bilirubin. ठीक है, तो अभी पढ़ा हमने कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फिर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो क्या फंक्शन है इसका? देखिए दो फंक्शन है इसके। नंबर 1, पहला फंक्शन है इट मेक्स द मीडियम एल्केलाइन। मीडियम को एल्केलाइन बनाता है। देखिए समझिए इसको। स्टमक में हमने पढ़ा था क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या रिलीज करते हैं, हमने पढ़ा था उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मीडियम को एसिडिक बना देते हैं। और वो एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए था? क्योंकि पेप्सिन ने प्रोटीन का डाइजेशन करना था। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। तो यहाँ पे जो सारा फूड है वो एसिडिक हो गया। अब यहाँ से जो फूड जो जाएगा वो किस में जाएगा? इस ड्यूडिनम में जाएगा ना। ठीक है, और ड्यूडिनम से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन होगा फूड का। तो पेप्सिन
एसिडिक मीडियम में काम करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करेंगे। तो यहाँ पर ड्यूडेनम में फूड का मीडियम एल्केलाइन बनाना किसका काम होता है? बाइल जूस का। क्योंकि यहाँ पे अगर मीडियम एल्केलाइन नहीं बनेगा तो पैनक्रियास से आने वाले एंजाइम फूड पर अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे। पेप्सिन काम करता था एसिडिक मीडियम में, जो कौन प्रोवाइड करता था? HCl। लेकिन जो पैनक्रियास से आने वाले एंजाइम्स हैं, अभी हम पैनक्रियास के बारे में भी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं। पैनक्रियास से आने वाले जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। तो वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते, वो सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करते हैं। और एल्कलाइन बनाने का काम कौन करेगा? बाइल जूस। तो पहला फंक्शन है बाइल जूस का कि ये स्टमक से आ रहे फूड को बेसिक बना देता है, उनको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, सो दैट द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन द फूड। ओके, सेकंड फंक्शन है इसका, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है ये? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब मैंने डाइजेशन ऑफ फैट नहीं बोला, क्योंकि ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते ही नहीं है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? देखिए, जो भी आप फैट इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, घी है, बटर है, ऑयल है, जो भी, तो वो बड़ी बड़ी बूंदों के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। इस तरह से ये बड़ी बूंद हो गई, ठीक है। ये एक फैट ड्रॉपलेट है। फैट का मॉलिक्यूल नहीं बोल रही हूँ मैं, फैट ड्रॉपलेट बोल रही हूँ। ये क्या है? एक फैट का बड़ा सा ड्रॉपलेट है। अब जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो इतने बड़े फैट ड्रॉपलेट पे अपना एक्शन नहीं कर पाते, उनको चाहिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, तभी वो एंजाइम्स उसके ऊपर अपना एक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बड़े फैट ड्रॉपलेट को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट में बदलने का काम कौन करता है? बाइल जूस। बड़े फैट ड्रॉपलेट को बाइल जूस की हेल्प से छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन छोटे फैट ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं माइसील्स, ठीक है। सो दिस इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। इसमें फैट का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है स्मॉलर पार्टिकल में, फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फैट को डाइजेशन के लिए रेडी किया जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स by the help of bile juice. This process is known as the emulsification. ठीक है, समझ आ गया? तो बाइल के दो फंक्शन हो गए, इट मेक्स द मीडियम एल्केलाइन एंड नंबर 2 इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अदरवाइज बाइल डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। क्लियर? समझ में आ गया लीवर आपका? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिवर इज conical shaped structure present in the upper right side of abdominal cavity. लार्जेस्ट ग्लैंड है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। इसकी सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स, और जो सिक्रेट करती हैं बाइल जूस। ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड है, ग्रीन पिगमेंट बाइलीवर्डिन, येलो पिगमेंट बाइलीरुबिन। ओके, फंक्शन क्या है? इट मेक्स द मीडियम एल्केलाइन एंड सेकेंडली इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर? नेक्स्ट टू लिवर इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इज अ लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर। सी, दिस इज अ लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर present below the stomach in the C-shape loop of the duodenum। ये जो C-shape loop बना हुआ है duodenum का, इसके अंदर प्रेजेंट है स्टमक के नीचे। पोजीशन क्लियर हो गई? Pancreas is a leaf-shaped organ, leaf-shaped gland which is present below the stomach in the abdominal cavity in the C-shaped loop of the duodenum. And what is duodenum? The first part of small intestine. Clear? Position clear हो गई? Okay. Pancreas के बारे में बहुत important चीज़ ये है कि pancreas is a amphoteric gland. एम्फोटेरिक ग्लैंड का मतलब क्या है कि ये डुअल बिहेवियर शो करता है। इट वर्क्स लाइक एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज
an endocrine gland. See, pancreas is a एम्फोटेरिक ग्लैंड का मतलब है कि ये दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है, इट वर्क्स लाइक एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इट वर्क्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब मैंने आपको ग्लैंड्स पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, तो हम ग्लैंड्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो जिनमें डक्ट्स लाइक ट्यूब्स होती हैं अपने सिक्रीशंस को कैरी करने के लिए टू द टारगेट ऑर्गन, डक्टेड ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पढ़ा था जिनमें ट्यूब्स नहीं होती, डक्ट्स नहीं होती अपने सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए। उनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो सीधा ही ब्लड में मिक्स कर दिए जाते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं एंजाइम्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हार्मोन्स। ये हमने पढ़ा था। तो इसी चीज़ पे बेस्ड है पैनक्रियाज, जो कि डुअल नेचर शो करता है, एम्फोटेरिक बोला जाता है। एम्फो मीन्स बोथ बिहेवियर, एम्फो मतलब दोनों, ठीक है। तो एम्फो का मतलब दोनों है, दोनों बिहेवियर शो करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। पैनक्रियाज में डक्ट हैं भी अपने सिक्रीशंस को ले जाने के लिए, और कुछ सिक्रीशंस को ले जाने के लिए डक्ट नहीं है। तो एक्सोक्राइन की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि इसमें पैनक्रियाज में 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सी, पैनक्रियाज है जो लीफ शेप ऑर्गन, इसकी जो सेल्स हैं उनको बोला जाता है पैनक्रियाटिक सेल्स। क्या बोला जाता है? पैनक्रियाटिक सेल्स। और पैनक्रियाटिक सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रेट करती हैं? पैनक्रियाटिक जूस। ये भी एक डाइजेस्टिव जूस है। और इस पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? नंबर 1 ट्रिप्सिन। नंबर 1 कौन सा है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ट्रिप्सिन वर्क करता है ओनली इन द एल्केलाइन मीडियम। ठीक है, देखो हमने अभी पढ़ा था ना कि बाइल जूस जो होता है वो हेल्प करता है मीडियम को एल्केलाइन बनाने में। और ये एल्केलाइन मीडियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैनक्रियाज से जो एंजाइम आ रहे हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये देखिए ये पैनक्रियाटिक डक्ट जो एंजाइम ट्रिप्सिन लेके आ रही है, उसको काम करने के लिए एल्केलाइन मीडियम चाहिए। अब क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ट्रिप्सिन क्या है? एक पैनक्रियाटिक जूस के अंदर का एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सेकेंड एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या है? इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। और कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है मेनली हमारी बॉडी में? स्टार्च की फॉर्म में। तो ये स्टार्च को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्टार्च इज़ द लार्जर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज़ द स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो 2 एंजाइम्स हो गए, पैनक्रियाटिक ट्रिप्सिन और दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तीसरा एंजाइम्स इसमें होता है पैनक्रियाटिक लाइपेज। एंड लाइपेज इज़ अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है? फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर कंपोनेंट्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन में, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और उन स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर वर्क कौन करता है? लाइपेज। पैनक्रियाज से आने वाला लाइपेज फैट पे एक्ट करता है और उसको छोटे पार्टिकल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये तो हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब क्योंकि ये एंजाइम्स हैं, इनके सिक्रेशन एंजाइम्स हैं, इसलिए ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है। और इन इन एंजाइम्स को कैरी करने के लिए पैनक्रियाज के अंदर ये देखिए सेंटर में डक्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हो गया एक्सोक्राइन पार्ट। नाउ एंडोक्राइन पार्ट। व्हाई पैनक्रियाज बिहेव लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड? क्योंकि ये हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। 2 हॉर्मोन्स होते हैं। नंबर 1 इंसुलिन, नाम सुना होगा आपने इंसुलिन हार्मोन का। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें इंसुलिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, जिनका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बना पाता, उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उनको आउटसाइड से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो इंसुलिन नाम का हार्मोन ही होता है हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे शुगर को, जो ब्लड में शुगर प्रेजेंट होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ठीक है, शुगर को ग्लाइकोजन में बदल देता है तो शुगर का अमाउंट कम हो जाता है, शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। दूसरा एंजाइम हार्मोन होता है ग्लूकागन। ग्लूकागन इससे ऑपोजिट काम करता है, ये ग्लाइकोजन को शुगर में बदल देता है, ग्लाइकोजन को शुगर में बदल देता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 हॉर्मोन्स जो पैनक्रियाज से निकलते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज इज अ एम्फोटेरिक ग्लैंड विच बिहेव्स लाइक एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हो गया? ठीक है, और अब सबसे लास्ट में है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, 5th टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ होते हैं बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी अपने अंदर से एक लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। आप कहोगे मैम जूस ही जूस पढ़ाई जा रही है ना? पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो चलो इंटेस्टाइनल जूस में भी 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। सबसे पहला है इंटेस्टाइनल अमाइलेज, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इंटेस्टाइन। ठीक है, आई इंटेस्टाइनल अमाइलेज। नंबर 2 इंटेस्टाइनल प्रोटीएज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं? इंटेस्टाइनल अमाइलेज, इंटेस्टाइनल प्रोटीएज और इंटेस्टाइनल लाइपेज। इंटेस्टाइनल अमाइलेज क्या करेंगे? ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे स्मॉलर पार्टिकल ग्लूकोज में। जितना भी अब स्टार्च बच गया होगा उसको कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में। प्रोटीज जो प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम है, प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है दैट इज द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ये ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इनको और आगे डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ा नहीं जा सकता। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन।
यहाँ पे ग्लूकोज के बाद और कुछ नहीं होगा, उसका सिर्फ ग्लूकोज ही रहेगा जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अमीनो एसिड भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फैटी एसिड भी ग्लिसरॉल भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, कि कैसे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में डाइजेस्ट किए जाते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। बाय बाय।